नमस्कार 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 नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामाउंट एकेडमी के प्यारे से यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं फैजान मंसूरी आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं और मरते दम तक फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा। क्लियर है? फेमस ओजी डायलॉग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता देता, हीट ट्रांसफर रहेगा। क्या रहेगा बेटा? हीट ट्रांसफर। हाउ डज हीट ट्रांसफर, कितने तरीके होते, कैसे होती है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आई होप सभी को पुराने लेक्चर में सारी चीजें क्लियर होगी। आई होप सभी को पुराने लेक्चरों में सारी चीजें यहाँ से क्लियर होगी। ठीक है, पहले लेक्चर में भी हमने बात करी थी हीट की। अभी अगर मैं बात करूं हीट की, जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूं? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, बस इतना बहुत है हीट के लिए। हीट को हमें इतना नहीं पढ़ना है। इतना एक कैलोरी किसके बराबर होती है? 4.2 जूल। वैसे तो असल में 4.18 जूल के बराबर होती है। लगभग लगभग हम 4.2 जूल कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। क्लियर? हीट वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, मैंने पुराने लेक्चर में मैंने तुम्हें हीट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर है? मैं डायरेक्ट तुम्हें क्या बता रहा हूं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। सबसे पहला प्रोसेस जो हमारे जीवन में हीट ट्रांसफर का आता है, वो आता है कंडक्शन। कंडक्शन। कंडक्शन क्या? कंडक्शन। कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है? पहले हम एक डायग्राम से समझते और उसके बाद तुम लोग समझ जाओगे। मतलब डायग्राम के बाद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि अपने पास एक रॉड है, ये, और यहां से मैंने इसको एक आग लगा दी। यहां से मैंने इसको आग लगा दी। ठीक है, ये क्या? आग है, हीट। यानी कि यहां से मैंने इसको हीट दी। अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स है इसके अंदर, ये पार्टिकल क्या करेंगे? हीट एनर्जी को गेन करेंगे। ओ शाबाश! हीट एनर्जी को क्या करेंगे? गेन करेंगे। एंड विल ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ एनर्जी टू नेबर पार्टिकल। यानी हुआ क्या कि मान लो 5 भाई बहन साथ में बैठे ऐसे, पार्टिकल तो तुम सारे। ठीक है, मैंने बोला कि 100 रोटी आई। कितनी आई? 100 रोटी तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बना के दी, खाओ, ठूसो। पहले वाले पार्टिकल ने 20 रोटी खाई। आई कितनी थी? 100। 20 खा गए और 80 आगे वाले को पास कर दी। इसने 20 खाई, 60 आगे वाले को पास करी। इसने 20 खाई, 40 आगे वाले को पास करी। 20 इसने खाई और 20 इसने पास कर दी। क्या ये खुद गया था रोटी लेके? नहीं। क्या मम्मी खुद गई थी रोटी लेके? नहीं। यानी क्या क्या लिख सकता हूं मैं यहां से? नो एक्चुअल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल टेक प्लेस। यानी पार्टिकल इसमें खुद आगे नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि अंदर का पार्टिकल नहीं आ जा रहा। वो क्या करता है? हीट एनर्जी को गेन करता है और खुद हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है और बची हुई एनर्जी को आगे पास कर देता है। बची हुई एनर्जी को आगे पास कर देता है। क्लियर है मेरी बात? पहले खुद गेन करेगा और बची हुई एनर्जी को आगे पास कर देगा। दूसरा पॉइंट, क्या इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है? हाँ, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? एग्जाम्पल में तुम्हें क्या बता रहा हूं? एग्जाम्पल क्या बताऊं यार इसका? ऐसा समझो, खाना बनाते समय पतीले का गर्म होना। भाई आंख कहां लगती है? आंख तो सर हमारे दिल में लगती है जब वो किसी और से बात करती है। वो छोड़ो बेटा, फिजिक्स में पूछ रहा था मैं तुमसे।
मान लो कि तुम्हारे पास ये एक बर्तन है और यहां तुमने ऐसे एक आग लगा दी। क्लियर? आग भी गुलाबी है हमारी, वाह। अब आग तो इतनी सरफेस में लग रही थी, लेकिन गर्म ये भी हो गया सर। क्या हाथों हाथ गर्म हो गया? नहीं सर, हाथों हाथ गर्म नहीं हुआ। पहले तो सर पतीले का नीचे वाला हिस्सा गर्म हुआ, फिर धीरे 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 ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया। मान लो यहां पर मैंने एक चम्मच रख दिया, पहले चम्मच का ये वाला हिस्सा नीचे ढक 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 हिलाते, उसके बाद हीट धीरे 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 आके यहां तक गर्म करती है। अगर आप ऐसा रख दोगे, हटा दोगे तो नहीं करेगी, लेकिन रख दोगे तो पतीला ये भी गर्म करता। तो कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू मीडियम वेयर पार्टिकल्स डज नॉट travel but it absorbs some heat energy and transfers the rest of energy to the neighbor particle। ट्रांसफर ये दूसरे को करते थे, क्या करते थे बेटा? ठीक है, याद रखना। दूसरी चीज यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये एक स्लो प्रोसेस होता है, यानी इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथों हाथ हो गया। स्लो प्रोसेस मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल लग गए, 10 मिनट 5 मिनट इस प्रोसेस में हमें लगते। क्लियर है? अगला हमारे पास आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि पार्टिकल्स गेट द एनर्जी एंड ट्रेवल्स। यानी कंडक्शन के अंदर पार्टिकल एनर्जी को अब्सॉर्ब करके ट्रेवल करता है। क्या करता है बेटा? ट्रेवल करता है। क्लियर है? यानी ये कह सकता हूं कि हीट एनर्जी पार्टिकल्स के चलने से ट्रांसफर होती। क्या इसमें हमें मीडियम एग्जांपल बताता हूं, समझना मेरी बात। एग्जांपल तू ये पकड़ कि मान ले कि हमारे पास एक बर्तन है, बहुत अच्छा था। क्लियर? और यहां पर हमने लगा दी आग। आग कहां लगती है सर? हमारे दिल में लगती है। और यहां भरा है पानी। पानी पानी में लगे तो मिले, पानी में मिले तो लगे, कुछ नहीं कहना। देख, हीट आई, ऐसे हीट आई, चुक 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 यहां गई। अब हुआ क्या कि यहां का जो पार्टिकल था, बबल, यहां का जो बबल था, उसने हीट को ऑब्जर्व करा और ये उड़ के कहां जाता? ऊपर। फिर यहां का पार्टिकल गया, ये उड़ के कहां गया? ऊपर। यहां का पार्टिकल गया, ये उड़ के आ गया ऊपर। इसके ऊपर जो पार्टिकल था वो इसकी जगह पाएगा, फिर वो एनर्जी गेन करेगा। एग्जाम्पल क्या लिख सकता हूं मैं? बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर बेस्ट एग्जाम्पल कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर जो बॉइल हो रहा है हमारा, अच्छा इसमें क्या कंडक्शन हो रहा है? हाँ हाँ सर। पतीला जो गर्म हो रहा है वो कंडक्शन के कारण हो रहा है, और जो पानी गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कन्वेक्शन के कारण होता है। रेडिएशन भी बता दूं यहीं पर। मान ले यहां पर तू बैठा और तुझे हीट आ रही है। क्या आ रही है? हीट आ रही है। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा? रेडिएशन। इसी अभी रेडिएशन में आगे पढ़ूंगा, लेकिन यही बता रहा हूं। इसी के लिए आग में ऐसे बैठता ना, बड़ी आग जला ले, ठंड लग रही सर, ताप लेते, तो वो जो ताप, समझ रहे, आग जला लेते हैं हम, उससे हम गर्मी लेते हैं, वो रेडिएशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? रेडिएशन के थ्रू होता है। क्लियर है? यहां से तुझे याद क्या रखना है कि यहां पर एक्चुअल पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है, और ये भी एक स्लो प्रोसेस है, इंटरमीडिएट प्रोसेस हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इंटरमीडिएट प्रोसेस। क्लियर है? अब पानी की बात आई है तो थोड़ी बहुत पानी के बारे में चीजें हम पढ़ लेते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। चल छोड़, केटीजी में पढ़ाऊंगा तेरे को ये। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना, यानी रो ऑफ वाटर कितना होता है बेटा? 1 ग्राम अपॉन में सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है कि 1000 ग्राम और 1 लीटर पानी, या 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी सेम होता है ओनली इन केस ऑफ वाटर।
ओनली इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में 1 किलो पानी और 1 लीटर पानी सेम होता है, दोनों क्या होता है बेटा, सेम होता है। क्लियर, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक चीज मैं तुझे और बता दूं कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, ये भी याद रख, ठीक है। यानी आप एक क्यूब बनाओ जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, ब्रेथ भी 1 मीटर हो और हाइट भी 1 मीटर हो, तो अच्छा बड़ा बक्सा बनेगा। ऐसी लेंथ, ऐसी ब्रेथ और ऐसी हाइट, इतना बड़ा बक्सा बनेगा। उसके अंदर पानी भरोगे तो 1000 लीटर पानी आएगा। कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर पानी उसके अंदर आएगा। क्लियर है, यही होता है उसका क्यूब का मतलब। क्लियर है। अब अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रेडिएशन। अगला बहुत आसान है, रेडिएशन। क्या? रेडिएशन। पहली चीज क्या? हीट इज ट्रांसफर्ड with the help of waves, या मैं कह सकता हूँ रेडिएशन। रेडिएशन समझता ना, हम कहते हैं ना हमारा फोन गर्म हो रहा है, हीट रेडिएट कर रहा है, वही रेडिएशन। ठीक है। एग्जांपल, सन से अर्थ पर सन से अर्थ पर गर्मी होना, वही रेडिएशन होती है। जैसे मान ले, देख अब मैं तुझे पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ये एक पतीला है और यहां पर आपने आग लगाई, ये हीट है, इसके अंदर पानी है और यहां तुम खड़े हो। पतीला गर्म हो रहा है। क्या गर्म हो रहा है? पतीला गर्म हो रहा है। किसके कारण? कंडक्शन के कारण। अब तो शूट नहीं हो रही भैया, भूख लगी। तो पानी गर्म हो रहा है, बहुत रात हो गई यार। लिखा ही नहीं रहा। पानी गर्म हो रहा है कन्वेक्शन के कारण। देखो ऐसा मत सोचा करो कि हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे, फ्री पढ़ा रहे तो हमारी पेड बैच आ गई है तो हम तुम लोगों को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बड़ा भाई, पूरा सिलेबस कराऊंगा मैं। मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट मेरी बैच है, इतनी इंपॉर्टेंट यूट्यूब भी है। इस सेशन के लिए तो है, क्योंकि इस सेशन में हमने वादा करा था कि यूट्यूब पे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। इस यूट्यूब से पढ़ के आराम से 1000 रैंक के अंदर तेरी रैंक आ सकती है। टॉप 3 डिजिट में तेरी रैंक आराम से आ सकती है। हर सब्जेक्ट के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेरे सब्जेक्ट में गारंटी ले रहा हूँ, 45 सवाल से कम अगर ना बैठे तो देख लेना, गारंटी है। इसी कॉन्सेप्ट, ये नहीं कह रहा हूं कि यही सवाल पेपर में आएगा, इसी कॉन्सेप्ट का आएगा, इसी से मिलता जुलता आएगा। इसके बाद अगर तू प्रैक्टिस कर लेगा सवालों के, 100% बनेगा। इंसान को गर्मी जो लग रही है, मुझे भी लग रही है, वो किसके कारण लग रही? रेडिएशन के कारण। क्लियर? एक ही चीज में तीनों एग्जाम्पल हमारे कवर होगा। क्लियर? यहां से बबल उठ के ऊपर जाएगा, ये कन्वेक्शन। पतीला गर्म हो रहा है, वो कंडक्शन, ये कन्वेक्शन। और यहां जो हीट जा रही हो, रेडिएशन। क्लियर? एक मिनट में पानी भर के ले आऊं। आई होप कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को, सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तीनों चीजें।
क्या अब आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, क्लियर आ रही है, क्लियर आ रही है। चलो, अब मैं मुझे बताओ कि स्टेडी स्टेट क्या होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट। थर्मल करंट क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, वो सारी चीजें अभी हम इसमें पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा, ये भी इसका एक एरिया है, क्रॉस सेक्शन अलग अलग, ठीक है। ये A1, अच्छा ये तो सब सेम है, ये T1, T2, T3, T4, T5 अलग अलग टेम्परेचर पे, और यहां से मैं हीट दे रहा हूं, इस कॉर्नर से मैं हीट दे रहा हूं। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी की क्या सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी के सेम है। हर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे मैं बोल रहा हूं कि T1 T2 इतना होगा, T1 T2 इतना होगा। क्लियर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे T1 होगा, उसके बाद T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5। क्यों सर? सबसे ज्यादा हीट T1 वाले पार्टिकल को मिलेगी, वो पहले हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और फिर आगे भेजेगा, वो सबसे पहले हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा और फिर आगे भेजेगा। क्लियर है? तो ये चीज हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इसी में, समझ में। मैं बोल रहा हूं कि ये T1 पर है और ये T2 पर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम क्या लिखेंगे? dq बाई dt। क्या लिखेंगे? dq बाय dt, यानी कितने टाइम पीरियड में या कितने टाइम में हीट एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रही है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, जहां पर डेल्टा टी क्या होगा बेटा? T1 माइनस T2। हॉट टू कोल्ड, हीट कहां से फ्लो होगी? हॉट से कोल्ड की तरफ। अगर यहां हीट दोगे तो ये हॉट हो जाएगा, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हॉट से कोल्ड की तरफ। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद जनरल सी बात है भाई, dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितनी मोटी आपके पास रॉड होगी उतनी ज्यादा हीट एक समय पर उधर जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात कर रहा हूं मैं, हीट की बात नहीं कर रहा हूं। हीट में केस में उल्टा हो जाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब क्या? कितने पर्टिकुलर टाइम पर कितनी हीट फ्लो कर पा रही। तो जितनी मोटी रॉड होगी, भाई मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक दरवाजा है, रूम, एक रूम में बहुत सारे लोग हैं, दरवाजा, जितना बड़ा दरवाजा होगा उतने लोग एक टाइम पर बाहर हो पाएंगे। दरवाजा अगर पतला बने थे बिल्कुल स्लिम ट्रिम, तो एक इंसान ही बाहर हो पाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो हीट की बात चल रही है। और इसी का उल्टा भाई, dq अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर इस चारों फॉर्मूले को मैं बराबर कर दूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t अपॉन में l, यानी dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k a डेल्टा t अपॉन में l, k a डेल्टा t अपॉन में l। क्लियर है मेरी बात? k a डेल्टा t अपॉन में l, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला होता है, जहां पर k क्या है? k क्या? हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट या शायद कंडक्शन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ के हीट कांस्टेंट जो भी वो बोलेगा तो हमें समझ पड़ जाएगा पेपर के हिसाब से कि किसकी बात चल रही। क्लियर है? फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा भाई, dq बाई dt बराबर के ए डेल्टा टी अपॉन के ए डेल्टा, के को कुछ तो बोलते हैं यार, कोफिशिएंट ऑफ, चलो मैं बता दूंगा, के ए डेल्टा टी अपॉन में एल, के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। क्लियर है? यूनिट्स निकालते हम तो dq अपॉन dt बराबर के ए डेल्टा टी, हाँ के ए डेल्टा टी अपॉन एल, के को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्स, नहीं, के बराबर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्शन। क्लियर है? क्यू की यूनिट क्या होती है? जूल। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। के की हमें निकालना है,
एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर की केल्विन और लेंथ की मीटर। इससे ये मर गया। के की अगर यूनिट की बात करूं, एक झंडूबाम सवाल, जूल अपॉन सेकंड मतलब वॉट, जूल मतलब वर्क भी बोल सकते हो और हम एनर्जी बोल, वर्क अपॉन टाइम पावर होता है। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, देख इधर से वॉट और यहां से क्या बचा अपॉन में मीटर इंटू केल्विन। क्लियर है मेरी बात। वॉट मीटर, वॉट पर मीटर केल्विन भी अगर निकल जाए तो घबराना मत, यही इसकी एसआई यूनिट होती है, यही इसकी एसआई यूनिट होती है। क्लियर है मेरी बात, ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो सवाल करते हैं, सवाल आया सवाल लिखते हैं हम। सवाल यही है कि उत्तर क्या है, और उत्तर एक दिशा है। रेशियो ऑफ diameter of two rod is 1:2 and length is 3:1। ठीक है भैया। रेशियो ऑफ के उसने दे रखा है 4:1 और डेल्टा टी बराबर सेम टेम्परेचर डिफरेंस है। क्या पूछा उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट फ्लो। बहुत आसान है, समझना मेरी बात। देख डायमीटर, जो डायमीटर का होता है वही रेडियस का होता है, जो डायमीटर का होता है वही रेडियस का होता है, ठीक है। तो रेडियस R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना दे देगा उसने, 1/2, 1/2। क्लियर, पहली चीज तो ये, क्योंकि जो डायमीटर का होता है वही हमारा उसका होता है। क्लियर। उसके बाद क्या बोला भैया, लेंथ। तो L1/L2 बराबर उसने दे रखा है 3/1, 3:1। फिर K1/K2 दे रखा है 4/1। क्लियर। मैं बोल रहा हूं dQ1/dT1 में dQ2/dT2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के ए डेल्टा टी, क्या लिखूंगा मैं, K1 A1 डेल्टा टी अपॉन में L1 K2 A2 डेल्टा टी अपॉन में L2। क्लियर। इसको मैं H1 बोल रहा हूं और इसको मैं H2 बोल रहा हूं, ठीक है। डेल्टा टी से डेल्टा टी मर गया, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देख समझना, H1/H2 बराबर K1/K2 इंटू A1/A2 इंटू L2/L। रिलेशन निकाल लो। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2R1 बराबर R2, यहां से L1 बराबर 3L2 और यहां से K1 बराबर 4K2। क्लियर, ठीक है। तो देख मैं तुझे सबसे बड़ा बताऊं, यहाँ से भी R1 निकाल, R1 आ जाएगा R2/2, ठीक है, R2/2। अब सर क्या करें, डायमीटर दिया था तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि जो एरिया होगा वो सर्कुलर का होगा, यानी मीटर पाई एरिया जो होगा वो सर्कल का होगा, क्योंकि रॉड उसने हमें किसी बताई रॉड ऐसी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर, यानी कितना होगा πr², कितना हो जाएगा πr²। क्लियर, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को मैं देख, पाई से पाई मर जाएगा, तो H1/H2 के फॉर्मूले को और अगर अच्छे से लिखना है तो K1/K2 इंटू R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया क्या देख A1/A2 लिखना है मुझे, एरिया को क्या लिखूंगा πr1² इससे मर जाएगा, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू L2/L। क्लियर है मेरी बात, क्लियर, ठीक है। फिर आ जाऊं मैं यहाँ पर, अब रख देता मैं H1/H2 यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है। इस तरफ से चल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। H1/H2 तुझे दिख रहा है ना, H1/H2। K1 को आप क्या लिख रहे हो, K1 को आप क्या लिख सकते हो 4K2। तो K1 को मैं क्या लिख रहा हूं 4K2 और K2 को मैंने K2 लिखा। R1 को मैं क्या लिख सकता हूं R2/2। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया R2/2, और जो R2 यहां पर चल रहा था उसको यहीं पर R2 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। L1 को मैं क्या लिख सकता हूं 3L2, तो ऊपर L2 लिखा और L1 को मैंने लिख दिया 3L2। क्लियर है, इस तरीके से करो सबसे बढ़िया।
K2 से K2 गया, R2 से R2 गया, L2 से L2 गया। तो H1 अपॉन H2 का जो आंसर आया वो आया 4 इंटू 1/4 इंटू 1/3, 4 से 4 मर गया। तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आया वो आया 1:3। कितना आंसर आ गया? 1:3। क्लियर है? सबसे बेस्ट तरीका बिना मिस्टेक करे क्या, आप सबसे पहले K1 K2 के रेशियो लिख लो जो जो उसने दिए, और फिर उसको इस टर्म्स में लिख लो, R1 R2 के टर्म्स में लिख लो। सबसे बढ़िया तरीका। अपन इस तरीके से हमेशा जब भी आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा गलत नहीं आएगा, आंसर हमारा गलत नहीं आएगा। चेक कर लेता हूं एक बार। H1 अपॉन H2 बराबर 1:3, सही 60 आंसर है। ठीक है, सही 60 आंसर है हमारा, सही 60 आंसर है। चलो अब चलते हम आगे, अब चलते हम आगे। ठीक है, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं, ओम्स लॉ होता है हमारा V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V होता है। तो V को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं बेटा? डेल्टा T से। V को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं? डेल्टा T से। क्लियर है मेरी बात भाई? V को मैं डिनोट कर सकता हूं डेल्टा T से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहां पर हमने टेम्परेचर डिफरेंस उसको माना है। क्लियर है? I को हम जनरली या तो थर्मल IR से भी करते हैं, या फिर सबसे बढ़िया H से भी करते हैं, या फिर हम dQ/dt से भी करते हैं। ठीक है, पसीना लग गया मेरा ही। IR से भी करते हैं, या फिर हम H से भी करते हैं, या फिर हम dQ/dt से भी करते हैं। क्लियर? I क्योंकि करंट है तो भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ, भाई I को हम क्या लिखते हैं? ठीक है, dQ/dt वहां पर लिखते रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर हम हीट को क्या लिखते हैं? dQ/dt। क्लियर है? तो हम हीट से भी कर सकते हैं और इन सारी चीजों से कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। और R को हम किससे लिखते हैं? RH से। R को हम किससे लिखते हैं? RH से, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस, क्योंकि भाई उसको भी तो कोई ना कोई चीज रोक रही होगी, तो इसको हम क्या लिखते हैं? थर्मल रेजिस्टेंस। और dQ/dt को हम थर्मल करंट बोलते हैं। dQ/dt को हम क्या बोलते हैं? थर्मल करंट। क्या बोलते हैं? थर्मल करंट। क्लियर है मेरी बात? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे ओम्स लॉ हम, क्योंकि देख वहां पर भी कंडक्शन, वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वहीं से करंट चलता, और यहाँ पर भी सेम कंडीशन बैठती है तो करंट यहीं से चलता है। क्लियर है? ये चीज हमें पता होना चाहिए, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देख, अब रिलेशन बताता हूं। H बराबर dQ/dt, और इसी को हम लिखते हैं के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। V बराबर आई आर, H बराबर अपने I माना तो I बराबर होता है V अपॉन में R। हाँ सर क्लियर। यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो के ए डेल्टा टी अपॉन में एल को क्या मैं V/R के बराबर कर सकता हूं? क्या इसको मैं बराबर कर सकता हूं? V/R के बराबर होता नहीं है, हम मान रहे कि हमने उसको V/R के बराबर कर दिया, हमने उसको V/R के बराबर कर दिया। क्लियर है मेरी बात? बस इतना मानना है कि हमने उसको V/R के बराबर कर दिया। क्लियर है? कंपेयर कर लो। V किसको माना था हमने? डेल्टा टी। V किसको माना था? डेल्टा टी। क्लियर? और क्या गड़बड़ कर दी? R हमने किसको माना था? RH को। हाँ, तो यहां से RH क्या निकल गया मेरा? यहां से RH क्या निकल गया मेरा? A/L। क्या निकल गया? A/L। क्लियर है? क्योंकि A अपॉन L, जैसे वहां पर हमारा रेजिस्टेंस होता है R बराबर रो इंटू एल बाय, यहाँ पर क्या आ गया? A/L। क्या आ गया बेटा? A/L। क्लियर है मेरी बात? ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज हमें पता होना चाहिए। ठीक है यार, गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ। V बराबर आई आर, उसमें मैं बराबर करा, V अपॉन में R हमने लिखा, नहीं R बराबर V अपॉन आई लिखेगा, R बराबर V अपॉन आई। ठीक है, तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा? के ए डेल्टा टी अपॉन में एल। ठीक है, और V बराबर आई आर होता है तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। हाँ, R बराबर क्या हो जाएगा अपना? 1/k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/k। इस k को उठा के मैं यहां ले आऊंगा कि देख ऐसे V बराबर क्या हो गया? आई आर हो गया। ठीक है, तो I बराबर क्या हो गया हमारा? सॉरी, R बराबर क्या हो जाएगा हमारा? H अपॉन में K। H/k। हाँ भाई, इसको यहां ले आऊंगा H। क्या गड़बड़ी कर रहे हैं? हाँ भैया बोलो।
हेलो हेलो, चलो क्या गड़बड़ी कर रहे थे अपन। ठीक है। v बराबर क्या होता है, आई आर होता है, इतना भी क्लियर है हमें। हमें r निकालना, तो v अपॉन आई क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। हम v को मानते हैं डेल्टा टी, तो डेल्टा टी को हमने यहाँ रखा, और निकालना हमें r की वैल्यू, r आना चाहिए हमारा 1/k, इतना तो मुझे पता है। तो कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। r बराबर वी अपॉन आई, ठीक है वो, तो यहाँ से 1/, चलो ठीक है, देखता हूँ मैं भाई। कितना याद रखना कि r बराबर होता है हमारा 1/k, और इसको हम बराबर लिखते हैं डेल्टा टी अपॉन एच के। हाँ अरे यार देख, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। इस k को अगर मैं इधर ले आऊं, h बराबर k a आ गया अपॉन l। इस k को अगर मैं इधर ले आऊं तो 1/k बराबर a डेल्टा t अपॉन में h इंटू l। क्लियर है मेरी बात। अब डेल्टा t क्या होता है हमारा v, डेल्टा t क्या होता है v, और ये क्या होता है हमारा i। ठीक है, तो v अपॉन आई बराबर 1/k को मैं लिख सकता हूँ जो r के बराबर होता है, और यहीं से हमारा निकलता है कि r बराबर 1/k होता है, और एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है, r बराबर रो इंटू एल बाय, वहीं से ये चीजें निकलती है। ठीक है, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 1/k। क्लियर है, और वहां उसको हमने बराबर कर दिया डेल्टा टी अपॉन एच की। अगर r की यूनिट की बात करूं, थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, थर्मल रेजिस्टेंस की, डेल्टा टी का केल्विन और हीट का जूल, और इसी को हम अगर लिखना चाहे तो डिग्री सेल्सियस अपॉन कैलोरी भी लिख सकते। क्लियर है, चलो बढ़िया भैया, क्लियर हो गया, वरना तुम सोचते ओहो मास्टर वाटक गया आज तो, आज तो मास्टर वाटक गया है। हो जाता है यार, रात ज्यादा होगी ना, भूल जाता हूँ रात में फिजिक्स में। क्लियर है मेरी बात, यूनिट वगैरह इसकी याद रखना। ठीक है, चलो अब हम वापिस आते हैं वापिस से सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। क्या बोल रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड, सवाल आता है यहां से, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड मतलब क्या, कि वो रॉड को जोड़ रहा है, रॉड को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्लियर है मेरी बात, समझ। सबसे पहली बात तो क्या, मान लो ये किसी रॉड है उसके पास, अच्छी बना लेता हूं ना जब अपने पास व्यवस्था है तो। ठीक है, ये लेंथ L1 है और इसका कोफिशिएंट K1 है। अगली रॉड जोड़ी L2, इसका कोफिशिएंट K2 है। अगली रॉड जोड़ी L3, इसका कोफिशिएंट K3 है। क्लियर है, ऐसे हम अलग अलग जोड़ते गए। सबसे पहले तो थर्मल रेजिस्टेंस अगर इक्विवेलेंट पूछो तो डायरेक्ट करंट की जगह जोड़ो R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हमें पता होता है। क्लियर, अब हमने अभी पुराने फॉर्मूले में बड़ी मुश्किलों से ये फॉर्मूला निकाला था आर का। आर का फॉर्मूला वहां से क्या निकला था हमारा, जल्दी बताओ, आर का फॉर्मूला क्या निकला था, L1/Ka1। क्या निकला था, मतलब अगर वहां से हम निकाल ले आर को तो हम इधर ले आएंगे, तो देख यहाँ से L ऊपर आ जाएगी। ठीक है, L1 अपॉन, जैसे L अपॉन में Ka, L अपॉन में Ka, ये हमारा किसका निकल गया था, आर का निकल गया था। ठीक है, चलो यही असल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट, समझना यही पूछेगा आर इक्विवेलेंट। R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देख L1 अपॉन में K1A1, ठीक है, प्लस L2 अपॉन में K2A2 प्लस L3 अपॉन में K3A3। इसी तरीके से हम जोड़ते जाएंगे तो हमें नेट थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, नेट थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर, अगला सवाल, अगला सवाल जो यहां से बनता है क्या, के इक्विवेलेंट। क्या पूछता है वो, के इक्विवेलेंट। क्लियर है मेरी बात, अगला सवाल जो मेजर यहां से बनता है वो होता है के इक्विवेलेंट का। अब मेरी बात सुन, के इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे, इसी आर इक्विवेलेंट को हम बदलेंगे, इसी आर इक्विवेलेंट को हम क्या करेंगे, बदलेंगे। कैसे, आर इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे देख, पूरी लेंथ का अगर मुझे निकालना हो रॉड का,
पूरी अगर रॉड की लेंथ निकालना तो मैं लिख सकता हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा K इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है इंटू उसका पूरा, अगर सेम एरिया, अगर और सेम एरिया का ही सवाल अपने पेपर में आएगा, अपने पेपर में जो सवाल आएगा वो सेम एरिया का आएगा। क्लियर मेरी बात? यानी अपने पेपर में जितना भी सवाल आएगा वो सेम एरिया का आएगा। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, L1 अपॉन K1A1 प्लस L2 अपॉन में K2A2 प्लस L3 अपॉन में L3 अपॉन में K3A3। क्लियर है मेरी बात? के इक्विवेलेंट निकालना, मुझे क्या निकालना है, के इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो ए सबके सेम थे तो ए से ए मार दिया हमने क्योंकि बराबर है। ठीक है, यहां से के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकल गया, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो भाई L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इसे डॉट 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 जोड़ते जाओ और इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 डॉट 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 जोड़ते जाओ। क्लियर है? के इक्विवेलेंट सीरीज में, किसमें, सीरीज में निकालने का फॉर्मूला ये होता है। कैसे निकलता है मैंने तुम्हें ऐसे बता दिया। आर इक्विवेलेंट हम ऐसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट को हम कैसे लिख देंगे, पूरी लेंथ, अगर पूरी रोड की लेंथ निकालना तो L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन में के इक्विवेलेंट जो आएगा इनटू ए, यानी अगर सबका क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका भी ये है इसका भी ये है, अगर वो न्यूमेरिकल में हो सकता है बदल दे तो बदल देगा, तो हम बदल के रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बदल के रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। यानी क्या कि के इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ एल अपॉन समेशन ऑफ एल आई अपॉन के आई, जहां पर जो आई है, जहां पर जो आई है वो इंटीजर है। क्या है, इंटीजर है। आई क्या बेटा, एक इंटीजर। क्लियर है मेरी बात? ये भी एक तरीका होता है उसको लिखने का। ठीक है, तो के इक्विवेलेंट लिखने के तरीके इतने होते हैं हमारे पास, के इक्विवेलेंट लिखने के तरीके इतने, सब तरीके से आंसर सेम आएगा और एक ही चीज को लिखा उसी को समेशन बोलते हैं हम, तो ये वाली चीज हमारी बन जाती है। क्लियर है, ये वाली चीज हमारी बन जाती है। चलो अब सवाल करते हैं। सवाल कैसे करते हैं, जेई मेंस का एक सवाल करता हूं, बहुत आसान, बहुत आसान। उसने बोला कि आपके पास दो रॉड है, ये जेई मेंस में पूछा गया सवाल है, तुम भरोसा नहीं करोगे। उसने बोला आइडेंटिकल रॉड्स, मैंने दोनों का एरिया सेम दिया, ये L1 है ये L2 है, इसका भी एरिया A है इसका भी एरिया है, ये K1 है। बहुत साल पहले पूछा गया था, के इक्विवेलेंट उसने पूछा था। तो हम क्या करेंगे, L1 प्लस L2 अपॉन में L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। सॉल्व करते इसको, सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि उसने यहाँ तो छोड़ा नहीं था, ये तो फॉर्मूले का आंसर आ गया। तो के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि सीरीज में देख L1 प्लस L2 अपॉन में L1 K2 प्लस L2 K1 अपॉन में K1 K2। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ से के इक्विवेलेंट क्या आ गया तुम्हारे पास, समझना मेरी बात अच्छे से क्या। हाँ, उसने आइडेंटिकल लेंथ दी ना, तो L1 बराबर L2 है, L1 बराबर क्या L2 और इसको मैं L ले रहा हूँ। ठीक है, K1 K2 उसने अलग अलग दिए, सॉल्व कर लेंगे हम। तो L और L कितनी हो जाएगी, 2L अपॉन में L1 K2 तो L K2 प्लस L K1 अपॉन में K1 K2। L से L मर जाएगा तो के इक्विवेलेंट का आंसर क्या आ गया, 2L अपॉन में L अगर कॉमन ले लूँ तो K1 प्लस K2 अपॉन में K1 K2। L से L मर गया तो के इक्विवेलेंट का आंसर आ गया K1 K2 अपॉन में K1 प्लस K2। और इसी को अगर हम थोड़ा और अच्छे से खोल दें, इसी को अगर हम और अच्छे से खोल दें, मैं तो बता रहा हूँ कैसे इंडिविजुअली डिवाइड होता है। तो उसने जो फॉर्मूले में आंसर दिया था 1 अपॉन में K1 प्लस K2 अपॉन में क्या आ गया था, K1 K2। तो के इक्विवेलेंट तुम्हारा यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में K1 इंडिविजुअली डिवाइड कर दो तो K1 K2 प्लस K2 तो अपॉन में K1 K2। ये उसका ऑप्शन था। ठीक है, ऑप्शन उसने यहाँ पर खत्म नहीं करा था। K1 से K1 मर जाएगा और K2 से K2 मर जाएगा, मतलब हमने गड़बड़ कर दी थी। 1 अपॉन में 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन K1। क्लियर है? अगर मैं यहीं से सबसे पहले L को मार देता हूँ, यहीं से L निकाल के मार देता तो यही हमारा आंसर 1 अपॉन में 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। क्लियर है? मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, वो L और L आइडेंटिकल तो मैं शुरू में नहीं दिया था। ठीक है, वरना दोनों की लेंथ कितनी थी, L थी, दोनों की लेंथ कितनी थी, L थी। क्लियर है? चलो एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें अच्छा था, एक सवाल, और ये जनरल फॉर्मूला भी है तो बहुत कई सालों पहले पूछा गया था। एक सवाल और कराता हूँ तुम्हें।
एल के 2L 2K L के ए ए ए, यानी हर लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें सेम दिया। पूछा हमसे के इक्विवेलेंट है, पूछा हमसे के इक्विवेलेंट है। L1 प्लस L2 डॉट, या के इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या लिखते हैं हम, समेशन ऑफ L अपॉन में समेशन ऑफ Li अपॉन में के आई। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो देख L प्लस 2L प्लस L, आखिरी वाले में गड़बड़ करी, L और 2K L और K। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास L अपॉन में K प्लस 2L अपॉन में K प्लस L अपॉन में K, 2 से 2 मर जाएगा, ऊपर आ गया 4L, नीचे हमारा आ जाएगा K सबका K, L और 2L और L वापस L, ये 3L आ गया हमारा, L से L मर गया, आंसर आ गया 4K/3। ठीक है, के इक्विवेलेंट में कभी भी L और A नहीं आएगा, आखिरी में हमेशा मरेगा, आखिरी में हमेशा मरेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4K/3। क्लियर है, क्योंकि L से L हमने आखिरी में मार दिया। अब कैलकुलेशन के लिए रोते मत रहना। ठीक है, चलो अगला हमारे पास कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल। अगला कॉम्बिनेशन हमारे पास कैसा आता है, पैरेलल। बस बहुत पढ़ लिया बस आज के लिए। ठीक है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर लूँ, आप कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा इसके बाद। अरे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, रोने मत लग जाना कि सर नहीं पढ़ाया। ठीक है, देख ये इसका A1 A2 A3 L1 L2 भी अलग अलग हो सकते हैं, नहीं जैसे वहां पर एरिया कांस्टेंट मिलता, यहाँ पर तुम्हें लेंथ कांस्टेंट मिलेगी, तो L1 बराबर L2 बराबर L3। ठीक है, यहाँ पर हमें लेंथ क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी, और ये K1 K2 और K3। क्लियर, अब इतना तो समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीजें हमें करना है। क्लियर है, अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं करंट में, रेजिस्टेंस की तरह अगर हम इसको जोड़े, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 लिखते चलो। ठीक है सर, यहां से 1/R इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था, देख हमने आर इक्विवेलेंट को किसके बराबर लिखा था, बहुत पीछे हो गए, किसके बराबर लिखा था हमने आर इक्विवेलेंट को, L टोटल लेंथ अपॉन में के इक्विवेलेंट इनटू ए। क्लियर है, अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1/R इक्विवेलेंट हमें लिखना है, क्या लिखना है, 1/R इक्विवेलेंट हमें लिखना है। क्लियर है, तो हम कैसे लिखेंगे, देख सबसे पहले ऊपर क्या आएगा, लेंथ, तो सबकी लेंथ L है, सबकी लेंथ L है, तो L प्लस L प्लस L प्लस जोड़ते रहेंगे, यानी टोटल लेंथ इसकी L ही है ना भाई, इस पूरे झमेले की टोटल लेंथ कितनी है, L सेम है, तो हमने टोटल लेंथ को कितना लिख दिया, L लिख दिया। क्लियर है मेरी बात, उसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी एक मिनट रुको, 1 अपॉन में L, इसके अपॉन में क्या आएगा, के इक्विवेलेंट जो कि हमें निकालना है, इनटू, अब झमेला ये है कि अब तो ए सबके एरिया को जोड़ना पड़ेगा, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 लिखते चले बराबर 1/R1। R1 के लिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ उसकी L है, के उसका K1 है, और एरिया उसका A1 प्लस 1/L K2 A2 प्लस 1/L अपॉन में K3 डॉट 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 चलता रहेगा। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। देख अगर मैं ऊपर वाले से L को कॉमन ले लूं, अगर मैं ऊपर वाले से L को कॉमन ले लूं, तो यहां से सारे L मरेंगे, प्लस आके सारे L मरेंगे। क्लियर है, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, देख अब ये के इक्विवेलेंट सबसे पहले तो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि अपॉन के ऊपर था, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट डॉट, अब ये इसके ऊपर आएगा K1 L1 प्लस K2 L2 सॉरी K1 A1 तो यहां से मेरा के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या निकल गया, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 अपॉन में A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 डॉट। क्लियर है, पैरेलल के केस में कैसा आएगा, क्लियर है, पैरेलल के केस में कैसा आएगा, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि के इक्विवेलेंट बराबर समेशन ऑफ के आई ए आई अपॉन में समेशन ऑफ ए, उसका पूरा उल्टा, उसका पूरा उल्टा। क्लियर है, फॉर्मूले दोनों याद रखना, क्या के आई ए आई जोड़ते रहो, अरे मक्खी बेटा, के आई ए आई जोड़ते रहो तो अपना आंसर आ जाएगा।
के आई आई जुड़ते रहो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब इसका सवाल नहीं कर रहा हूँ ना, इसका सवाल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, इसका सवाल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक थ्योरी बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। प्रीवेस्ट, बचा यार अभी तो चैप्टर आधे घंटे का और। प्रीवेस्ट थ्योरी ऑफ, अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। क्या था उसकी थ्योरी, समझना। एनी बॉडी आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी सॉरी 0 डिग्री केल्विन, यानी अगर 0 डिग्री केल्विन के बाद कोई बॉडी है, इट अब्सॉर्ब्स एंड रिलीजेस द हीट एनर्जी एट सेम टाइम। ये उसकी थ्योरी थी और सही भी है। जैसे उसने बोला कि आपके पास मान लो कोई एक मटेरियल है, आपके पास कोई एक मटेरियल नॉर्मल था, ठीक है, और मैं इसके टेम्परेचर को बोल रहा हूं टीबी, और बाहर का जो टेम्परेचर उसको मैं बोल रहा हूं सराउंडिंग, यानी टीबी क्या, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, केल्विन में लेना सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि उसमें थ्योरी केल्विन में दी है, और टीएस क्या है, सराउंडिंग। अब तो परेशान हो चुका हूं मैं मच्छरों से। अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो सरकार, में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार हमारे पारिवारिक मच्छर हो गए, जो मरते भी नहीं और यहीं रहते हैं, मरते भी नहीं और यहीं रहते हैं। क्लियर है मेरी बात। यहां से मान लो हीट आई, मैं बोल रहा हूं क्यू एक हीट आई, क्या आई, क्यू एक हीट आई, जो इसने अब्सॉर्ब करी, तो मैं इसको क्यू ए बोल रहा हूं, और यहां से इसने हीट को क्या करा, रिलीज कर दिया। यहां से इसने क्या करा, हीट को रिलीज कर दिया, यानी ये अब्सॉर्ब करा और ये रिलीज कर दिया। यही उसकी थ्योरी थी कि अगर कोई भी बॉडी है जो 0 केल्विन के ऊपर है, जो जनरल सी बात है, तो उसके 3 केस बनते, 3 केस बनते, क्या, वो अब्सॉर्ब भी करेगी और रिलीज भी करेगी, अब्सॉर्ब भी करेगी और रिलीज भी करेगी, ठीक है। अब कंडीशन बताता हूं मैं इसकी, क्या, पहली चीज कि अगर क्यू ए इज ज्यादा देन, यही बता देता हूं तीनों केस, ठीक है, 3 केस से सवाल आते हैं, थ्योरी नहीं पूछेगा कि तो 3 नंबर में बताओ थ्योरी क्या। पहली चीज क्या, कि क्यू ए ज्यादा हो रही है क्यू आर से, यानी क्यू ए क्या है हमारा, याद रखना, क्यू ए क्या, हीट अब्सॉर्ब, और क्यू क्या क्या, क्यू आर क्या, हीट रिलीज। पहली कंडीशन क्या आ रही है, नॉर्मल सी बात है कि जो अब्सॉर्ब कर रही है वो रिलीज से ज्यादा हो रही है, यानी क्या, कि ये ज्यादा, मान लो 100 जूल की रिलीज अब्सॉर्ब कर रही है और 50 जूल ही क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, यानी खुद पर काम कर रही है, खुद पर काम कर रही है, यानी अपने टेम्परेचर को बढ़ा रही है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है वो ज्यादा है टेम्परेचर ऑफ बॉडी से। क्लियर है, ये उसकी पहली कंडीशन होती है। क्लियर है, ये उसकी पहली कंडीशन होती है। जनरल सी बात है क्या, कि अगर अब्सॉर्ब कर रही है ज्यादा और रिलीज कम कर रही है, मतलब खुद के पास रख रही है, और खुद के पास रख रही है मतलब क्या, कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो बॉडी के टेम्परेचर से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या, ज्यादा है, इसीलिए वो गेन कर रही है और इन दोनों टेम्परेचर को बराबर करना चाह रही है, ठीक है। अगला हमारे पास आता है कि Q अब्सॉर्ब इज लेस देन Q रिलीज, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, टेम्परेचर ऑफ बॉडी है वो ज्यादा होगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से। और अगर मेरा Q अब्सॉर्ब और Q रिलीज बराबर है, तो टेम्परेचर ऑफ बॉडी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के बराबर होगी, और इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं फॉर थर्मल स्टेट, इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर हीट, यानी इस कंडीशन में जितनी हीट वो अब्सॉर्ब, यानी वो टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग अब बराबर हो गई है, तो उसको कोई मतलब नहीं, ना उसको हीट बढ़ानी है ना उसको हीट घटानी है, तो जितनी हीट वो रिलीज करेगा उतनी हीट वो क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, उतनी हीट वो क्या करेगा, मतलब जितनी अब्सॉर्ब कर रहा है उतनी वो क्या करेगा, रिलीज कर देगा, उतनी क्या कर देगा बेटा, वो रिलीज कर देगा। क्लियर है मेरी बात। चलो इसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूं, समझ। ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहां से क्यू आई, क्यू अब्सॉर्ब, नहीं सॉरी क्यू आई, यहां से क्यू आई हमारे पास। क्लियर, यानी एक बॉडी पर हीट आ रही है, एक बॉडी पर हीट आ रही है, या मैं कह सकता हूं इंसिडेंट एनर्जी, यानी जो एनर्जी है वो इंसिडेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं इंसिडेंट एनर्जी। क्लियर, जो हम
फ्रैक्शन का लॉ पढ़ता ना, कुछ हीट ये क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि क्यू अब्सॉर्ब। कुछ हीट ये यहां से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, और कुछ हीट ये यहां से रिलीज कर देगा। यानी एक बॉडी ने क्या करा, कुछ हीट तो उसने अब्सॉर्ब कर ली, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, और जो अब्सॉर्ब करी थी मतलब जितनी आई थी उसमें से कुछ रखी और बाकी को रिलीज कर दिया, बाकी को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। या अगर हम रिलीज नहीं लिखे तो मैं लिख सकता हूं ट्रांसमिटेड। ठीक है, एक ही बात है, कुछ भी रिफ्लेक्टेड वहां पर है तो उसको मैं ट्रांसमिटेड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड को लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यानी कुछ हीट को इसने ये कर दिया। क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो क्यू नेट उसके पास होगा वो होगा क्यू ऑफ आर प्लस क्यू ऑफ ए प्लस क्यू ऑफ टी। क्लियर है। यानी जो क्यू नेट उसके पास होगा वो जितनी उसने रिलीज करी है, सॉरी रिफ्लेक्ट करी है, जितनी उसने अब्सॉर्ब करी है, और जितनी उसने ट्रांसमिट करी है, क्या करी है, ट्रांसमिट करी है। क्लियर है मेरी बात। अब एक चीज और मैं बताता हूं, एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, पावर। क्या बोलता हूं, पावर। चलो वो आगे बताऊंगा, बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट में तो मैं पावर का जब पावर पढ़ा दूंगा तो आगे बताऊंगा। क्लियर है। आई होप सभी को इतनी चीजें क्लियर होगी। बस 20 मिनट का लेक्चर और बचा है। क्लियर है बेटा मेरी बात। आई होप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। इतना हमने पढ़ लिया। बस दो लॉ बचे, एक स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग और एक हमारे भाई साहब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, एक स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग और एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर है। स्टीफन लॉ बहुत आसान था, उसका फॉर्मूला याद रखना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में उसने बताया था। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी एक ऐसे प्रकार की बॉडी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ब्लैक बॉडी क्या होती है, अपने कलुए दोस्त को मत बोल देना ब्लैक बॉडी, मारेगा बेटा। हमारा भी एक दोस्त है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन वो दोस्त समझ जाए, वो दोस्त समझ जाए कि आपकी बात हो रही है। जो हमारे एक परम मित्र है सागर से, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या। अब वो वीडियो तो देखेगा पर करिए आएगा फिर हम पर, मारेगा हमें नींद में। जब हम सो जाएंगे ना तब वो जागता है, फिर जब वो जागेगा फिर वो हमें मारेगा। पर कोई बात नहीं हमारे दोस्त। ब्लैक बॉडी का ऐसी बॉडी जो सारी हीट खा जाए, अब्सॉर्ब कर जाए। ऐसी बॉडी जो सारी हीट अब्सॉर्ब कर जाए उसको ब्लैक बॉडी। अच्छा एक याद और याद रखना है, किरचॉफ ने भी लॉ दिया था, इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि किरचॉफ ने भी हीटिंग का लॉ दिया है। क्लियर है। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो आता है स्टीफन लॉ। क्या आता है, स्टीफन लॉ। आसान है, थ्योरेटिकल लॉ आसान है, थ्योरेटिकल लॉ। उसने क्या कहा था कि द हीट रेडिएटेड पर सेकेंड is directly proportional to fourth power of temperature surrounding it। यानी उसने कहा था कि अगर कोई भी बॉडी है जब वो हीट रेडिएट कर रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी बॉडी है जो हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4, t की पावर 4। और ये सवाल वो पूछता है, ये सवाल वो पूछता है। क्लियर है। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आती है कि सर वहां हमने पुराना पढ़ा था कि dq by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है मेरी बात। ये हमें पता होना चाहिए कि जो एरिया रहेगा, यानी जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतना ज्यादा हीट को रिलीज करेगा। वही वाला बात हो गई वो, क्या जो मैंने तुम्हें सवाल को बताया था वो। क्लियर है। एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि dq अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और E क्या होता है, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन स्टीफन लॉ में मैं बता रहा हूं इसलिए। तो यहां से dq बाई dt क्या आ जाता है तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए टी की पावर 4। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो dq अपॉन dt बराबर आता है सिग्मा इंटू ई ए टी की पावर 4। जहां ये क्या कर दिया, ई ए टी की पावर 4, जहां पर सिग्मा को हम, क्या नाम है साइंटिस्ट का, स्टीफन। तो क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा को हम क्या बोलते हैं,
स्टीफन कांस्टेंट। अगर हम इसकी अच्छा, सबसे पहली बात क्या, ई के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, ई जो होता है वो यूनिटलेस होता है। ई क्या होता है, यूनिटलेस होता है। और अगर ई बराबर 1 है, यानी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी होगी। इतनी चीजें याद रखना है, क्या कि अगर ई की वैल्यू वो 1 दे रहा है यानी ई बराबर 1 है, और अगर ई की वैल्यू 0 दे रहा है, अगर ई की वैल्यू 0 दे रहा है मतलब वो बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है, जितनी आ रही है सब कुछ वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, जितनी आ रही है उन सबको क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। क्लियर है मेरी बात। अगर हम सिग्मा की वैल्यू की बात करें तो 5.67 इंटू 10 की पावर -8 इतनी होती है ना, शायद देखना तो एक बार मेरे को। हाँ, 5.67 इंटू 10 की पावर 8 याद रखना, 5.61 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, 5 6 7 8 याद रखना, 5 6 7 8। अगर मैं सिग्मा की यूनिट की बात करूं, जल्दी से मुझे यूनिट बता दे, सबको यहां रखना, डी क्यू, ये डी क्यू अपॉन डी टी मतलब वॉट। सर अभी आपने बताया था कि सर क्यू की हमारी यूनिट जूल होती है और अपॉन में सेकंड, जूल अपॉन सेकंड वॉट होता है। एरिया के नीचे आ जाएगी तो मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। क्लियर है मेरी बात। इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, वरना तुम बोलोगे सर यूट्यूब पर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, ऐप में पढ़ा दिया सर। वैसे भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना, अब ये भी पेड बैच लिया है, पता है, मैं दूसरी कोचिंग के बच्चे से करवा रहे हो, पहले फ्री में पढ़ाया पेड लिया है। तो भाई मेरे फ्री में पढ़ा रहे, मना थोड़ी ना कर रहे नहीं पढ़ा रहा, पढ़ सकते हो, मैं 100% बोल रहा हूँ, नहीं ये स्थिति वाली नहीं की कोई बात नहीं बेटा, मत खरीदो, ठीक है, हम बिना उसके पढ़ लेंगे, और पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है। ओ सर ये तो आप सर पुरानी बातें है सर, ये हमारे पिताजी डायलॉग देते थे सर, आप हमारी उम्र को सर प्लीज ऐसी बातें ना करें सर, कृपया ऐसी बातें ना करें। चलो क्लियर है मेरी बात, याद रखना। अब क्या बचा हमारे पास, चलो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाता हूँ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, और उस पर हम एक दो सवाल करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला लेकर आऊं, ठीक है। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग और स्टीफन लॉ दोनों एक जैसे ही। स्टीफन ने जनरली ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, और न्यूटन ने दिया था जनरली बिना ब्लैक बॉडी के, जो नॉर्मली चीजें होती है उसके। उसने क्या बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट यानी Q1 माइनस, समझना, जैसे ये बॉडी है, ये Q1 टेम्परेचर पर है और ये Q2 टेम्परेचर। क्लियर, बस इतनी सी बात। हीट फ्लो हो रही है Q1 से Q2, कहां से, Q1 से Q2। तो वो ये पूछता है कि अगर ये इतनी देर में इतनी ठंडी हुई है तो बाकी टाइम में कितनी ठंडी होगी, बस यही सवाल वो पूछता है, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैं टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है, सॉरी Q1 नहीं, T1 और T2, उसका क्या कहना था कि T1 माइनस T2 अपॉन में T टाइम, यानी डेल्टा टी लिख सकता हूं इसको मैं, डेल्टा टी अपॉन में टी, या तुम्हारे लिए लिख दूं तो डेल्टा टी अपॉन में टी, जो बराबर होगा के इंटू टी एवरेज माइनस टी सराउंडिंग। ये फॉर्मूला था। अब ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा सर क्या, देख मैं बताता हूँ इसको आसानी से कैसे लिखते हैं। डेल्टा टी क्या होगा हमारा, T1 माइनस T2 अपॉन में टाइम बराबर के इंटू टी एवरेज कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन में 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब इसका सवाल के साथ अब हम तुझे बताता हूँ किस तरीके से उस सवाल को करना है, वो भी चीज मैं तुझे बताता हूँ। जैसे एक सवाल हमारे पास आया, ठीक है, यही करके मैं तुझे बता दूंगा, सवाल बताता हूँ मैं तुझे। उसने बोला, नॉर्मली उसने एक सवाल दिया है क्या, कि एक बॉडी है, एक बॉडी, इसको हटाओ सबसे पहले, पहले एक सवाल तो मैं नॉर्मली समझाता हूँ सवाल करना कैसे। उसमें एक बॉडी है जो 80 डिग्री सेल्सियस पर है 80 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये 70 डिग्री सेल्सियस होने में 10 मिनट लेती है। तो बताओ 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस होने में इसको कितना समय लगेगा। पहला ऑप्शन मैं तुझे बता दूं, पहला ऑप्शन तुझे मिलेगा 5 मिनट, और दूसरा ऑप्शन तुझे मिलेगा 10 मिनट, और ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। इसके अलावा सी और डी मिल सकता है, जैसे मान लो क्या कि सी ऑप्शन तुम्हें मिला, अब आंसर देखना पड़ेगा ना, सी ऑप्शन तुम्हें मिला, सी ऑप्शन तुम्हें मिला, ओह सवाल ही अलग है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुझे बताऊंगा कहने का मतलब क्या। अब मैंने सवाल ही बदल दिया। पहले हमें क्या करना है, के निकालना है। अगर मैं यहां के लिए न्यूटन का फॉर्मूला लिखूं यहां के लिए, तो क्या आ जाएगा देख, 80 माइनस 70 अपॉन 10 बराबर, के को के लिखो
एवरेज लो तो 80 प्लस 70/2, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग उसने हमें कितना दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया ही नहीं है, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सराउंडिंग उसने कितना दिया, 30। क्लियर। यहाँ पर हम क्या कर दे, 30 कर दे, दिमाग मत लगाना, एलसीएम बेलसीएम कुछ नहीं लेना। 80 माइनस 70 10, 10/10 बराबर के 80 70 2 तो 75 आ जाएगा, दोनों के बीच का आएगा 75 माइनस 30। क्लियर। तो यहाँ से मर गया 1 बराबर के इंटू 75 माइनस 30 35। तो जो के की वैल्यू आ गई उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो आ गई 1/35। क्लियर। इसको दूसरे वाले में उठा के रख के सॉल्व कर दो, 70 माइनस 60 बटे में टी हमें निकालना है, बराबर 70 और 60 का 65, सॉरी के लिखना है, के कितना है 1/35, यानी के यहाँ से उठाओ और दूसरे वाले फॉर्मूले में रख दो 35, और देख 70 60 का एवरेज लूंगा तो 65 आ जाएगा माइनस 30। ठीक है, 70/60 10/टी बराबर 1/35, 65 माइनस 30 कितना हो गया 35, यहाँ भी 35 वहां भी 35, 30 40 50 60 45 आएगा, 45। के की वैल्यू कितनी आई 45, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी 45 इंटू 65 माइनस 30 35। क्लियर है। तो टी की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 45 बटे में 35। अब मैं तुझे एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, समझना। गड़बड़ कर दी यार सवाल में कुछ ना कुछ। 80 माइनस 70 बटे 10 मिनट लग रहे थे तो के रखा 80 प्लस 70, 75 आना चाहिए, ठीक है, माइनस 30, ठीक है, 45 आना चाहिए, तो 1 बराबर के इंटू 45 लिख दिया वहाँ से, 70 माइनस 60 बराबर टी, ये भी ठीक है, हाँ सही तो है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका देखना, 35 से अगर मैं मारूँ 7 पंजे 5 और 9 जा, इसको अगर मैं डायरेक्टली मारूँ मान लो तो 20 और 2 बचा 7 14 1.2, यानी टी बराबर आया 10 इंटू 1.2, यानी टी बराबर 12 मिनट। कहने का मतलब क्या था मेरा कि अगर इसको सेम डेल्टा टी पे पहले 80 से 70 यानी डेल्टा टी कितना 10 जाने में अगर T1 समय लग रहा है और वापिस से इसको डेल्टा टी जाना है, यानी आप 70 से 60 जाना है और यहाँ पर T2 लग रहा है, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ठीक है, यानी अगर पहले 80 से 70 होने में 10 मिनट लग रहे थे तो 100% 500% 70 से 60 होने में इसको सेम डेल्टा टी पे इसको 10 से ज्यादा मिनट लगेगा, 10 से ज्यादा लगेगा। ठीक है, 10 से ज्यादा लगेगा। क्लियर है मेरी बात, 12 लगेगा या 12 से ज्यादा लगेगा। क्लियर है, ये बात हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें पता होना चाहिए। क्लियर है। अब ठीक है, एक और तरीका क्या है इस सवाल को सॉल्व करने का, समझना, सेम सवाल बता रहा हूं, 80 से 70, 70 से 60, यहाँ 10 मिनट लगे और यहाँ पर टी निकालना है और के की वैल्यू हमें पता नहीं, टेम्परेचर सराउंडिंग उसने दे रखा है 30। क्लियर। अब बताता हूँ मैं कैसे लिखना, देख एवरेज ले कैसे, अगर ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला लेगा तो 80 माइनस 70 अपॉन 10 बराबर के 80 और 70 का 75 आ जाएगा माइनस 30। क्लियर है। इसका रेशियो ले लो अगले वाले से, 70 माइनस 60 बटे में टी बराबर के, और ये हो जाएगा अपना 65 माइनस 30। क्लियर है। अंतर बताता हूँ, के से 10 गया तो के मर गया तो के निकालने की जरूरत नहीं है, 10 से 10 मर जाएगा। ठीक है, ये अपना बचा 10 से 10 मर गया तो ये आ गया अपना टी अपॉन में 70 माइनस 60 10 बराबर 75 माइनस 30 कितना हो गया, 75 माइनस 30 अपना हो गया वापस से 45 और ये आ गया अपना 35। तो वापस से टी की वैल्यू क्या आ गई देख, 45 इंटू 10/35। ठीक है, और यही हमारा उधर भी आंसर आया था। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। ये बॉडी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है तो ये बॉडी भी आपकी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है बेटा, 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। इस तरीके से सवाल आएगा कि अगर एक बॉडी को इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर जाने में इतना समय लगा तो बताओ इस टेम्परेचर से उस टेम्परेचर जाने में कितना समय लगेगा। क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर आपका हीट ट्रांसफर का भी चैप्टर खत्म हो गया है। अगला हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी बचे, दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे, दोनों लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से लेक्चर वापस धीरे आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब मैं घर निकल जाऊंगा ग्वालियर से अपने घर, क्योंकि ईद आने वाली है, घर वाले याद कर रहे हैं। तो मैं वापिस आऊंगा 22 या 23 मार्च तक।
घबराना नहीं है। बीच में 6-7-8 दिन 5-6 दिन तुम्हें लेक्चर नहीं मिलेगा यूट्यूब पर, रोने मत लग जाना सर सिलेबस मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। 11th के वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एसएचएम बचेगा। और वेव पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वेव मैंने वेव ऑप्टिक्स में कंप्लीट कर दिया, वेव ऑप्टिक्स पढ़ लोगे, वेव की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है। तो अपना एसएचएम बनेगा, रोटेशन बचेगा, 2 चैप्टर वो, यानी 1 लेक्चर एसएचएम का, 1 वेव का, और 3 मैग्नेट के, 5 और मॉडर्न के 3, 8 लेक्चर मिलेंगे। 8 लेक्चर मतलब 8 दिन। आने के बाद ये मार्च में सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, रोने मत लग जाना। और फिर अपन यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे, सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू।